कहानी की शुरुआत में हम कुछ पायरेट्स को देखते हैं जो एक शहर के बैंक में चोरी करने आए थे। वो अपने जहाज में लगे तोप से उस बैंक की तिजोरी को तो खोल देते हैं, पर जैसे ही वो पैसा लेकर भागने वाले होते हैं तभी रोलन नाम का एक लड़का उन्हें रोकने आ जाता है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में उनका मसीहा बनना चाहता था। पर उन लुटेरों के पास बंदूकें थीं, जिस वजह से वो उनके सामने कमजोर पड़ता है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। पर जाने से पहले लुटेरों की लीडर रोलन को एक किताब देती है जिसमें वास्तविक मसीहों के किस्से थे। दूसरी ओर हम तारा और उसके छोटे भाई काई को देखते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले दुनिया को एक ईविल विच के आतंक से बचाया था, जिसके बाद से सभी उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे। तारा और काई के पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि उस ईविल विच ने उन्हें अपने श्राप से बर्फ में बदल दिया था। इसलिए अपने गुजारे के लिए वो जगह जगह जाकर स्टेज शो किया करते थे और अपनी वीरता के किस्से सुनाते थे। और आज वो एक ऑर्फनेज होम में आए थे, पर वहां उनकी पॉपुलैरिटी के कारण सभी बच्चे एक्साइटमेंट में उन्हें घेर लेते हैं, जिससे तारा और काई परेशान होकर वहां से निकल जाते हैं। काई अब कुछ चंद पैसों के लिए जगह जगह जाकर स्टेज शो करने से तंग आ चुका था और वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था। वो तारा के साथ प्लान करता है कि फिलहाल के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त ओआरएम के साथ रहेंगे, जो कि एक ट्रोल था। तारा भी उसकी बात से अग्री करती है। तभी बीच रास्ते में उनके ट्रैम का हॉर्स ट्रैम छोड़कर भाग जाता है, इसलिए आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना था। काई अपनी बहन तारा से कहता है कि ओआरएम के घर पहुंचकर वो किसी को भी उस ईविल विच से हुए अपने सामना के बारे में बात नहीं करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। तारा भी उससे ऐसा ही करने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद काई वहां अपने एक दोस्त अल्फीडा को सिग्नल देकर बुलाता है, जो एक पायरेट थी। वो उन्हें ओआरएम तक पहुंचाने में उनकी मदद करती है और उन्हें वहां से लेकर निकल जाती है। दूसरी ओर हम ओआरएम को देखते हैं, जिसे कुछ शरारती बेबी ट्रोल्स परेशान कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए बाहर आ जाता है। उतने में काई वहां तारा और अल्फीडा के साथ पहुंच जाता है। ओआरएम उन्हें वहां देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो उन्हें अपने घर में ले जाता है, जहां वो साथ में नाश्ता करते हैं। वहां उनकी मुलाकात रोलन नाम के उसी लड़के से होती है जिसे हमने शुरू में देखा था। वो भी ओआरएम के साथ ही रहता था। ओआरएम उसे सभी से इंट्रोड्यूस करता है। उसे देखते ही तारा ब्लश करने लगती है। उस पायरेट लेडी द्वारा दिए गए किताब को पढ़ने के बाद रोलन को अब महान लोगों में बहुत दिलचस्पी होने लगी थी। वो तारा और काई का भी बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि उसने किताबों में उनके किस्से पढ़े थे कि किस तरह उन्होंने उस ईविल विच का सामना करके दुनिया को उसके आतंक से बचाया था। पर उसे अब तक पता नहीं था कि असल में तारा और काई वही मसीहा है जो उसके साथ बैठे थे, और काई ने तारा को भी किसी को अपनी असली पहचान बताने से मना किया था। पर रोलन को इम्प्रेस करने के लिए तारा उसे बता देती है कि वो दोनों वही मसीहा है जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। पर इससे काई तारा से बहुत नाराज हो जाता है और वहां उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इस बात से काई तारा से इतना नाराज हो जाता है कि उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने लगता है और अल्फीडा को अपनी जहाज के जरिए उसकी मदद करने को कहता है। काई ने तय कर लिया था कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो अल्फीडा के साथ वहां से निकल जाता है। इधर तारा को उदास देखकर रोलन उसे समझाने आता है। वहां तारा उसे कहती है कि अगर आज हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते तो हमें इस तरह यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। इस पर रोलन उसे बताता है कि उसकी भी मॉम नहीं है और वो उन्हें बहुत मिस करता है। वहां रोलन उसे एक विशिंग स्टोन के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो अपने विश से अपने पेरेंट्स को वापस ला सकते थे। उसके पास उस जगह की मैप भी थी, पर उस जगह पर किसी का भी जाना मना था। लेकिन तारा तय करती है कि वो रोलन के साथ विशिंग स्टोन को हासिल करके अपने पेरेंट्स को वापस ले आएगी, और वो दोनों साथ में अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। उन्हें उस टेंपल तक पहुंचना था जिसके अंदर उन्हें वो विशिंग स्टोन मिलने वाला था। पर उस टेंपल को कुछ ट्रोल्स आर्मी गार्ड कर रहे थे, इसीलिए वो दोनों समझदारी से उन्हें अवॉइड करते हुए निकल आते हैं। इस जर्नी में वो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। फाइनली किसी तरह वो उस टेंपल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दो तरह के चमकीले स्टोन्स को देखते हैं, जिसे छूते ही अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो वहां से सीधे नीचे आ पहुंचते हैं। पर अगले ही पल रोलन और तारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वहां तारा को एक डोर नजर आता है, जिसके अंदर जाने पर वो देखती है कि वो जगह असल में उस ट्रैप का कंट्रोल रूम था। वहां अनजाने में उसकी गलती से रोलन मुसीबत में पड़ जाता है, पर आखिर में काफी अटेम्प्ट्स के बाद वो दोनों एक बार फिर से यूनाइट हो जाते हैं। पर उससे आगे जाने पर उन्हें लावा की नदी नजर आती है। हिम्मत करके वो एक नाव की मदद से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर विशिंग स्टोन मौजूद था
तारा और रोलन स्टोन को छूकर अपना विश मांगते हैं, पर इससे वहां एक जोरदार धमाका होता है और वहां आग और बर्फ दोनों निकलने लगते हैं। इसी के साथ उनके सामने स्नो क्वीन और फायर किंग अपीयर होते हैं। स्नो क्वीन तारा को कहती है कि जब तुम्हें आसमान में एक स्टार दिखाई देगा तब धरती पर मेरा राज होगा। इतना कहकर वो तारा में समा जाती है। साथ ही फायर किंग रोलन में वास कर जाता है, जिसके बाद हर तरफ आग का कहर छाने लगता है और लावा बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही सारी चीजें बर्फ में बदलने लगती है। होश आने पर तारा और रोलन अपने रूप में बदलाव देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब तारा के पास स्नो और रोलन के पास फायर की एबिलिटी आ चुकी थी और वो दोनों अपने इस एलिमेंट को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे। अब उन दोनों को समझ आ चुका था कि स्नो क्वीन और आग का शैतान उन पर हावी हो चुका है और वो सिर्फ अपने एक फूंक से ही छोटे छोटे स्नो क्रीचर्स और फायर क्रीचर्स बना देते हैं, जिसके बाद फायर के एक क्रिएचर से ही ढेर सारे क्रिएचर बन जाते हैं। ये देखकर तारा उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है, पर फिर भी उनमें से एक फायर क्रिएचर बच जाता है। इस सबसे भ्रमित तारा ये सोचती है कि शायद अब ओम ही हमें बता सकता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक समय पर वो स्नो क्वीन का नौकर हुआ करता था। दूसरी ओर हम ओरम को देखते हैं, जिसे रात में अचानक ठंड लगने लगती है, इसीलिए वो उसी समय आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है। पर जब वो लकड़ी लेकर लौटता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहां उसकी फैमिली गर्म पानी के मजे ले रही थी। तभी पास ही में एक वॉल्केनो ब्लास्ट होता है और सभी हवा में होते हैं। दूसरी ओर तारा और रोलन किंग ट्रॉल की बातें सुनते हैं, जहां उनका सिपाही उन्हें बताता है कि किसी ने पुराने लेख के श्राप को जगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया अब खतरे में आ गई है। ये सुनकर ट्रोल किंग सिपाही को जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं जिसने लेख के श्राप को वापस से जगा दिया था। यहां तारा और रोलन को समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो दोनों अपना भेष बदलकर ओरम से मिलकर सब कुछ ठीक करने का तय करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी उनके इस रूप को देख लेता तो वो पकड़े जाते। तभी वो दोनों सिपाहियों से बचते हुए एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं और सबके सामने उनसे बचने के लिए ऐसा एक्ट करते हैं जैसे वो दोनों स्टेज परफॉर्मर हैं। पर एक्साइटमेंट में रोलन अपने पावर से सब कुछ तबाह करने लगता है। तब तारा सब कुछ नॉर्मल कर देती है, लेकिन इससे किंग समझ जाते हैं कि उन दोनों की वजह से ही लेक का श्राप जाग चुका है और उसकी सेना उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर किसी तरह वो वहां से बचकर ओआरएम के घर की ओर निकलने में कामयाब रहते हैं। पर राजा अपने सेनापति को उन दोनों का पता लगाने को कहते हैं। दूसरी ओर काई जब अल्फीडा के साथ तारा को छोड़कर जा रहा होता है, तभी एक वॉल्केनो विस्फोट हो जाता है, जिससे एवलांच क्रिएट हो जाती है और उनके साथ ही तारा और उसके साथी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। पर तारा अपनी पावर से सबको सही सलामत बचा लेती है। वहां तारा ओरम को अपनी सारी कंडीशन बताती है और उससे इसका उपाय पूछती है, पर ओरम को उनकी मदद करने का कोई उपाय नहीं सूझता। पर जल्द से जल्द तारा और रोलन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो पहला स्टार निकलने के बाद पूरी तरह से करप्ट हो जाते। तब ओरम उन्हें बताता है कि अगर हम ट्रोल्स के लाइब्रेरी जाए तो शायद वहां हमें कोई उपाय मिल जाए। इसके बाद तारा वहां अपने मैजिक से स्नो से बनी एक लोकोमोटिव बना देती है, जिसके बाद वो सभी लाइब्रेरी की ओर निकल जाते हैं और सेना की नजर से बचते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वहां ओआरएम बाकी बेबी ट्रोल्स को ग्रैंडमा के पास छोड़ जाता है और तारा और रोलन के साथ अंडरग्राउंड सीक्रेट लाइब्रेरी जाता है। वहां उन्हें लेजेंड से पता चलता है कि अगर वो स्टार निकलने से पहले विशिंग स्टोन को वापस से छूकर बताए गए स्पेल को दोहराएं तो वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो सकते हैं। उनके पास अब वक्त बहुत कम था, इसलिए उनका जल्द से जल्द विशिंग स्टोन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। पर उतने में वहां ट्रॉल किंग अपने सेना के साथ आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ने की बजाय तारा पर भरोसा करके उन्हें छोड़ देते हैं। वो यहां समझदारी से काम करते हुए तारा को अपने मुताबिक इस बढ़ते तबाही को रोकने के लिए जाने देते हैं। इसके बाद तारा और रोलन उस विशिंग स्टोन के पास पहुंचते हैं, जहां तारा अपने पावर से लावा की नदी को शांत कर देती है। दूसरी ओर इस बढ़ते तबाही के कारण काई अपनी बहन के बचाव के लिए उसके पास जाने का तय करता है और उसे ढूंढते हुए ट्रोल किंगडम पहुंच जाता है। दूसरी ओर विशिंग स्टोन तक पहुंचने के बाद तारा तो उस स्टोन को छूकर उस स्पेल का उच्चारण कर देती है, जिससे समय रहते वो नॉर्मल हो जाती है और स्नो क्वीन वापस से विशिंग स्टोन में समा जाती है। पर रोलन ऐसा नहीं करता, क्योंकि असल में वो अपनी पावर वापस देना ही नहीं चाहता था। यहां वो तारा को अपना असली मकसद रिवील करता है। असल में वो शुरू से ही तारा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहा था और वो जानबूझकर उसे विशिंग स्टोन की झूठी कहानी बताकर यहां लाया था। तो उसे बस अपने पावर को हासिल करने से मतलब था
उसने तारा से अपनी मां के बारे में भी झूठ कहा था। असल में वो बस उसका भरोसा जीतना चाहता था। उसे पता था कि जब तक तारा के पास स्नो की पावर्स थी तब तक वो उसे रोक सकती थी, पर अब बिना पावर्स के वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अपना काम पूरा होने के बाद वो तारा को लावा में मरने के लिए छोड़ जाता है, पर उसे अकेला बाहर आते देखकर ट्रोल किंग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। पर अब रोलन की फायर पावर पहले से और भी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से ट्रोल सेना उसके सामने बहुत वीक पड़ते हैं। तभी आसमान में पहला तारा अपीयर होता है, जिसके बाद फाइनली फायर डीमन रोलन पर हावी हो जाता है और वो फायर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तबाही शुरू कर देता है। इधर तारा को मुसीबत में देखकर वही लिटिल स्नो क्रिएचर काय को उसके बारे में इन्फॉर्म करने जाती है, जिसके बाद काय को तारा के हालातों के बारे में पता चल जाता है। वो चारों तरफ से लावा से घिरी हुई थी, पर फिर भी काय अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी बहन को बचाने जाता है और बड़ी मुश्किलों के बाद उस तक पहुंच जाता है। इसके बाद अल्फीडा उन्हें वहां से बाहर निकलने में मदद करती है। इधर फायर डीमन बन चुका रोलन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उस पर किसी वार का असर नहीं होता। तभी तारा और बाकी सभी उस जगह से बचकर बाहर आ जाते हैं। ट्रोल किंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें फायर डीमन को कैसे रोकना चाहिए। तब तारा उन्हें बताती है कि अगर हम उस पर पानी से हमला करें तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और पानी के बैरल से फायर डीमन पर हमला करते हैं। इससे उसकी शक्तियां वास्तव में कमजोर पड़ने लगते हैं और उस पर एक के बाद एक बैरल से अटैक किया जाता है। पर जैसे ही वो उसे लेक में गिराने वाले थे तभी उनके बैरल खत्म हो जाते हैं। इससे फायर डीमन वापस से रिग्रो होकर अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है। पर जैसे ही वो काय को खत्म करने वाला होता है तभी तारा अपनी समझदारी दिखाती है और उस स्नो ट्रेन का इस्तेमाल करके उस फायर डीमन को धक्का दे देती है, जिसके बाद वो डीमन लेक में जा गिरता है और वहीं उसकी आग बुझने के साथ ही उसका अंत हो जाता है। पर यह देखकर काय और बाकी सभी को लगता है कि तारा भी उसी के साथ ही मारी जा चुकी है, इसलिए काय रोने लगता है। पर तभी तारा सही सलामत ऊपर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर काय बहुत खुश होता है और वो दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वापस से यूनाइट हो जाते हैं। इसके साथ ही वो ट्रोल साम्राज्य को खुशी खुशी अलविदा करके वहां से निकल जाते हैं। पर अब उनके पास वो विशिंग स्टोन भी था, जिसके अंदर से वही स्नो क्रिएचर बाहर निकलती है, क्योंकि वास्तव में विशिंग स्टोन की कहावत झूठ नहीं थी। तारा ने विशिंग स्टोन से अपने पेरेंट्स को वापस मांगा था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स श्राप से मुक्त होकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद तारा अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो जाती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।